हेलो एवरीवन। चलिए आज के न्यूज़ टुडे के इस अंक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज यानी 23 अक्टूबर के न्यूज़ टुडे में जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, सबसे पहले हम लोग उससे देख लेंगे। महत्वपूर्ण सुर्खियों के तौर पर 6 न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे शामिल किए गए हैं आज के न्यूज़ टुडे के लिए। सबसे पहला क्या है, एआई जनरेटेड कंटेंट का विनियमन। कुछ एआई जनरेटेड कंटेंट से संबंधित जो व्यवहार है उससे संबंधित कुछ रेगुलेशन आए हैं, तो वही डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। वैश्विक वन संसाधन आकलन, वन संसाधन के संदर्भ में ग्लोबल स्तर पे जो है ना एक रिपोर्ट आई है जो विश्व स्तर पे वन संसाधन के बारे में बताती है। हमने भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में सुना है, जोड़कर हम लोग देखेंगे वहां पे। सेविला फोरम ऑन डेट, ऋण प्रबंधन और ऋण की जो व्यवस्था है उससे संबंधित, उसे जो है कैसे प्रबंधित किया जाए और कैसे एक उचित स्तर तक ले जाया जाए जिससे कि लाभ मिले विकासशील राष्ट्रों, गरीब राष्ट्रों को अधिक से अधिक। इसके बारे में, सेविला के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे FFD4 हुआ है, फाइनेंस से संबंधित ही डेवलपमेंट ये हुई थी, तो वो भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, उसकी पूर्व सूचना देने से संबंधित जो डेवलपमेंट है कुछ देखेंगे क्या है, भारत भी कैसे इससे जुड़ा हुआ है। एआई के साथ लघु व्यवसायों का रूपांतरण और कृषि में एआई का उपयोग। तो बेसिकली क्या है, एआई का उपयोग, एआई के उपयोग और एआई के अधिक से अधिक उस उपयोग को बढ़ावा देना और अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर में उसे बढ़ावा देना, जिससे कि उस क्षेत्र को, जैसे कि कृषि को और छोटे उद्योगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और अर्थव्यवस्था अल्टीमेटली आगे बढ़ सके एआई का लाभ लेते हुए और एआई के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। तो इसके आधार, इसी बातों को, इन्हीं संदर्भों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं एआई के संदर्भ में, जिसमें से 2 यहाँ पे पेश किया जा रहा है। 2 यहाँ पे अभी आपके सामने है और 2 जो है न्यूज आर्टिकल एक ही है, लेकिन इसके 2 पार्ट पे एआई की रिपोर्ट आई है, एक कृषि के लिए और एक लघु व्यवसायों के लिए। तो 2 आर्टिकल के रूप में हम इस इनिशिएटिव को देखेंगे यहाँ पे। चलिए, उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियां हैं, जैसे कि खाद्य तेल, टेपियोका, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जैमैक्स 2025। ऐसे ही अंत में हम लोग देखेंगे पटना साहिब गुरुद्वारा। तो ये कुछ शॉर्ट न्यूज में। चलिए हम लोग अपने पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज आर्टिकल जो है हमारा, कृषि में एआई का उपयोग। तो सबसे पहले ये देख लेंगे, जो भारत सरकार के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है, और जो साथ में जो संस्था है यहाँ पे देखिए, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने भारत की में भविष्य की खेती कृषि के लिए एआई प्लेबुक नामक पुस्तिका जारी की है। और बेसिकली ये किया है एआई फॉर इंडिया 2030, और उद्देश्य हम लोग समझ गए कि देश की अर्थव्यवस्था को के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसमें एआई के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ाना और एआई के उपयोग को डिफरेंट सेक्टर तक ले जाना, जिससे कि उस सेक्टर के चुनौतियों का सामना किया जा सके, और क्या, एआई के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना। तो इसमें सबसे पहला मैंने क्या बोला, कृषि है। इसके साथ 2 और भी इसमें इनिशिएटिव हैं। दूसरा तो हम लोग यहाँ पे शामिल करेंगे न्यूज आर्टिकल, जो दूसरा न्यूज आर्टिकल है इसी श्रृंखला में, जो दूसरा न्यूज आर्टिकल है वो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। सेम कि एआई कैसे वहां इनेबल किया जा सकता है, कैसे उसके प्रयोग को बढ़ाया जा सकता है, और कैसे उस क्षेत्र के चुनौतियों का सामना करने में एआई जो है आसान बना सकता है, स्मूथ बना सकता है, और जिससे लाभ को दुगना किया जा सके कृषकों का, छोटे लघु उद्योग व्यापारियों का, और पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके, जिससे इसका लाभ उठा के भारत जो है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ सके, और भारत जो है, जो भारत का लक्ष्य 2047 तक जो एक विकसित राष्ट्र बनने का, उस दिशा में ये आगे बढ़ने के लिए कदम है, जो कि एआई के रास्ते से जा रहा है। तो पूरा का पूरा ये जो इसका सार है, तो इसी में मैंने यही बातें बोली कि एआई फॉर इंडिया 2030 इनिशिएटिव, ध्यान रखेंगे ये प्रीलिम्स परीक्षा के लिए और प्लस मेंस परीक्षा के लिए भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्या है, किसने निकाला है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं, इसके संदर्भ में जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो क्या हैं,
तो उससे संबंधित पूछा जा सकता है। दूसरा, यहां मैंने बताया कि पहल के तहत जारी किया गया 2 अन्य प्रकाशनों के साथ जारी की गई। तो मैंने तो बता ही दिया कि एक जो है एआई प्लेबुक किसके लिए है, अभी तो ये कृषि के लिए, इसका नाम आप देख लो, फ्यूचर फार्मिंग इन इंडिया ए प्लेबुक फॉर स्केलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। और दूसरा मैंने बता दिया एसएमईज के लिए, जो दूसरा आर्टिकल है। और एक ऐसे ही एआई सैंडबॉक्स का विकास करना जिससे पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप हो पाए। तो 3 यहाँ पे मैंने बता दिए, जिसमें से 2 आर्टिकल तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो यही लिखा हुआ है, ये पहल विश्व आर्थिक फोरम के सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंडिया के नेतृत्व में संचालित की जा रही है। तो बेसिकली क्या है, इंडिया में जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया जाना है सरकार के तहत पे और वैश्विक एजेंसियों के द्वारा जो ये पॉलिसी बनाई गई है कि फिर से अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो इसमें एक ऐसी क्रांति करनी पड़ेगी जैसी हम लोगों ने हरित क्रांति के दौर में किया था, जिसमें उत्पादन तो बढ़ाया ही, साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि की। तो उसके लिए क्या लगा था, सबसे पहला आप समझ लोगे टेक्नोलॉजी ड्रिवन, आप उसे उस रिवॉल्यूशन को बोल सकते हो। तो यहाँ भी अब नए जमाने की टेक्नोलॉजी एआई का उपयोग करके हम कैसे कृषि की चुनौतियों से निपट सकते हैं, मतलब उसको कम कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कैसे कृषकों के लाभ को बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है। तो इसलिए सारे जो इनिशिएटिव जो मैं नाम ले रहा हूँ सबको हाईलाइट कर लेंगे। ये सब आप प्रीलिम्स में तो पूछे ही जा सकते हैं, इसके बारे में कौन निकालता है, इसके क्या क्या मुख्य पॉइंट हैं, और इसके संदर्भ में कुछ जो चीजें हैं, जो की पॉइंट्स जो हैं यहाँ भी डिस्कस किए जाएंगे वो। और उसके बाद क्या, वो आप मेंस आंसर राइटिंग करोगे तो वहां भी आप लिख सकते हो। चलिए, अब यही जो बताया कि एआई फॉर इंडिया विजन जो है 2030 है, और इसे जो मैंने बताया कि मंत्रालय, ये प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भारत सरकार के जो है ना उनके द्वारा जारी किया गया, और मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मार्गदर्शन में ये जारी किए गए। तो एआई से संबंधित जो डेवलपमेंट है वो मंत्रालय, इसी मंत्रालय के अंतर्गत है। इस पहल का उद्देश्य बेसिकली क्या है, यही अब मैं समराइज कर रहा हूं कि जिम्मेदार, समावेशी और पैमाना संचालित स्केल आधारित एआई को भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के केंद्र में स्थापित करने वाला फ्रेमवर्क विकसित करना है। वही कि डिजिटल अर्थव्यवस्था ऐसा विकसित किया जाए और जिसमें क्या है, एआई के लाभ डिफरेंट सेक्टर को दिया जा सके, जिसमें एग्रीकल्चर, जिसमें इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सेट्रा अदर। तो इससे क्या, पूरा का पूरा डिजिटल इकोनॉमी एक डेवलप हो पाएगा। तो यही है कि जिम्मेदार, अकाउंटेबल मतलब क्या, थ्रेट का खतरा ना हो, साइबर अटैक का खतरा ना हो, तो मतलब वो सिस्टम को भी जो है फुल प्रूफ बनाएगा। समावेशी मतलब सारे पक्षों, सारे सेक्टर्स को शामिल करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही एआई का प्रयोग बढ़ रहा है, जो कि अभी बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से विकसित है, लेकिन उसी की तुलना में अगर एग्रीकल्चर, जो कि देश का इतना बड़ा सेक्टर है, जो इतना जीडीपी में योगदान करता है और रोजगार की दृष्टि से, उसमें इससे संबंधित जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्किल्ड वर्कर हैं या जो लोग हैं, तो वो उस तरह से नहीं विकसित है, या रेगुलेशन उस तरह से विकसित नहीं की जा सकी है अभी तक, जिसके कारण जो है चुनौतियां विद्यमान है और एआई का प्रयोग उतना नहीं किया जा सक रहा है। तो यही कारण है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिम्मेदार, समावेशी और स्केल ड्रिवन, की मतलब उसको बढ़ाया भी जा सके, स्केल अप भी किया जा सके भविष्य के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से इस सब का लाभ कहां होगा, अर्थव्यवस्था को की वृद्धि में, ग्रोथ में। तो चलिए, कृषि में एआई के संभावित उपयोग। तो सबसे पहले ये चीजें जो है ना समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एआई क्या करता है, एआई जो है डिफरेंट डेटा को प्राप्त कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। ये सारी चीजें हम लोग, इसके एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं आजकल अपने आम जीवन में। तो सबसे पहले क्या, बुद्धिमत्तापूर्ण जो है ना फसल नियोजन। मतलब क्या, बुद्धिमत्तापूर्ण फसल नियोजन क्या है कि कौन सा फसल लगाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि जो डिफरेंट लाभ दे। सबसे पहले उत्पादन अधिक हो, उसके बाद मृदा के उपजाऊपन भी बनी रहे उसमें, उसके बाद उसमें जो है रिस्क भी कम हो, उसके बाद उसे आसानी से बाजार में बेचा जा सके। मतलब वो किसान जिस स्थान पे वो लगाया जा रहा है, मतलब क्या, वो बाजार में मांग भी हो उसका,
तो इतने सारे फैक्टर तो मैंने गिना दिए ना। अब इन्हीं कुछ आधारों पे ना, हो सकता है कुछ और भी आधार हो, लेकिन इन्हीं कुछ आधारों पे किसान तय करता है ना। तो ये बुद्धिमत्तापूर्ण फसल नियोजन इन्हीं आधारों पे किए जाते हैं। तो इस सब में क्या लगेगा? डेटा लगेगा। और डेटा एक अगर इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे तो किसान के सामने चुनौती है, लेकिन अगर यही एआई यूज किया जाए, आपके सामने एक ऐप हो कि आपकी मृदा फला फला प्रकार की है, आप इस जलवायु टाइप में रहते हो, इस रीजन में रहते हो, तो आप जैसे अपना रीजन डालोगे आपके सामने आ जाएंगे। ये हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार के बहुत सारे ऐप किसी क्षेत्र में भी आज विकसित हो रहे हैं। तो उसका प्रयोग यही चीजें हैं कि इष्टतम फसलों की सिफारिश करने के लिए मृदा स्वास्थ्य, मौसम के पैटर्न, पिछली कीमतों, खाद आयात निर्यात रुझानों को डेटा को एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोग करेगा। और यही खाद आयात निर्यात श्रृंखला मतलब देश में ही मांग की बात नहीं करता, बाहर भी, विदेश में भी, कि आप क्या बोओगे। आप देखोगे आजकल ऐसे बहुत सारे एग्जॉटिक फल और सब्जियां जो है उपजाई जाने लगी हैं, खास करके उन किसानों को जो युवा हैं और जो एआई का प्रयोग कर रहे हैं और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे, और उसको बेचकर काफी मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम लोग देख भी रहे हैं इस तरह के अचीवमेंट के। तो ये सब कैसे संभव हो पाएगा पूरे देश में? तो एआई के प्रयोग से। स्मार्ट फार्मिंग में फार्मिंग अपने आप में एक टेक्निकल विषय है जिसे कि जनरलिस्ट की तरह किया जा रहा है, लेकिन अगर स्मार्ट फार्मिंग सही में करनी है तो आपको एक प्लानिंग लगेगी और बहुत विभिन्न स्तरों पे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। जैसे फसल की निगरानी के लिए तो ये सैटेलाइट के द्वारा संभव हो सकेगा। निर्णय समर्थन प्रणाली कि जो पूरा का पूरा जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसमें जो है ना डिसीजन मेकिंग किस तरह से होना चाहिए। त्वरित मृदा स्वास्थ्य विश्लेषण, सॉइल हेल्थ को चेक किया जाता है, तुरंत चेक किया जाए और उसकी रिपोर्ट चली जाए, तो जिससे पता हो जाए किसान को, ये प्रोसेस एकदम आसान हो, उसके खेत के पास हो। तो ये सारे चीजें होने के बाद उसे पता होगा कि मैं अपने खेत में क्या बोऊंगा तो कितना अच्छा उपज होगा, क्या नहीं बोना है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे पता होगा। कीट पूर्वानुमान, स्थानीय मौसम संबंधी सलाह, उपज भविष्यवाणी, स्वचालित फार्म मशीनरी आदि। तो इसी संबंधित के संदर्भ में स्मार्ट फार्मिंग है। मतलब डिफरेंट जो पक्ष हैं कृषि से संबंधित, कृषि उत्पादन से संबंधित, कृषि से जुड़े हुए जो रिस्क हैं और कृषि से होने वाले जो लाभ हैं, जो इनकम है, जो प्रभावित करते हैं सारे फैक्टर। फार्म टू फोक समाधान तो मतलब उत्पादन ही मुद्दा नहीं है, उत्पादन को कहां तक, जो अंतिम उपभोक्ता है वहां तक, इसी को बोलते हैं फार्म टू फोक। जो खाने वाला है, जो कंज्यूमर है, वहां तक पहुंचाना। लेकिन है क्या हमारे देश में क्या कमी है? हमारे देश में भंडारण की समस्या है, कोल्ड स्टोरेज की समस्या है, हमारे देश में क्या ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या इसमें गुणवत्ता और ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित करना, वही जिससे क्या है कि एक टर्म आपने सुना होगा कि फार्म बेस्ड डैमेज। जो फार्म बेस्ड जो डैमेज होता है मतलब क्या, जो खेत आधारित जो फसल के खराब होने की समस्या है, जो फसलों के खराब होने की हानि। तो ये जो समस्या है, इस चैलेंज को ठीक करना, जिसके लिए क्या आपूर्ति श्रृंखला पे काम करना होगा, फिनटेक को अपनाना होगा, बाजार लिंकेजेस, मांग और मूल्य पूर्वानुमान। मतलब कि हम पहले पता हो कब बाजार में भेजना है, कि वैल्यू सही मिलेगा या नहीं मिलेगा प्रोडक्ट, या उसके भी पहले पता हो जिससे कि वही फसल लगाना है जिसकी वैल्यू ठीक मिलने की आशंका है। तो ये भी तो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए किसान के तौर पे। तो ये सारी चीजें क्या, ये सब चीजें उसके उत्पादन और लाभ पे सामूहिक तौर पे प्रभावित करेगा, जिससे कृषि का विकास संभव होगा। यही तो हमारी भारत सरकार का भी लक्ष्य है, और एक इंडिविजुअल के नाते कृषक का भी लक्ष्य होना चाहिए। अब क्या है ये कृषि में, क्या एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए फ्रेमवर्क, तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप किया गया, उसका नाम क्या है, इम्पैक्ट एआई, कि कैसे इम्पैक्ट कर सकता है एआई। तो उसमें क्या पूरा इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लोगे आप, इंक्लूसिव मल्टी स्टेक होल्डर पाथवे फॉर द एक्सेलरेटेड कन्वर्जेंस ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। एक्सेलरेटेड कन्वर्जेंस मतलब तीव्रता पूर्वक सारे सेक्टर का, मतलब सारे जो पक्ष हैं उनको एक जगह लाकर, मतलब जो सारे चैलेंजेस मैंने बताए उनको एक जगह लाकर एआई को इनेबल करना, जैसे सक्षम बनाना,
सक्षम बनाना कैसे? रणनीति तैयार करने में क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, उसके बाद क्या एआई प्रशिक्षण और कौशल विकास, जो किसान होंगे उन्हें ट्रेन करना भी आवश्यक है ना। तो इससे क्या होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, क्षमता निर्माण होगी, निर्माण करना, क्रिएट करना, क्या ऐसे एआई प्रोडक्ट का विकास करना, ऐसे एआई सैंडबॉक्स स्थापित करना जिसका लाभ और जिसका यूज किया जा सके, वितरित करना, क्या फ्रंट लाइन एक्सटेंशन सिस्टम को सशक्त बनाना, एआई मार्केट प्लेस जागरूकता पैदा करना, मतलब इसके लाभ को सब जगह फैलाया जा सके जिससे कि सभी लोग, तो यही हम लोग बात कर रहे थे ना शुरुआत में कि अंतिम व्यक्ति तक इसके लाभ को पहुंचाया जा सके। और कृषि में एआई को अपनाने में चुनौतियां तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं लगभग, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि प्रौद्योगिकी की सीमित समझ, वही कि कौशल नहीं है, शिक्षा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि भारत में 20% से भी कम किसान डिजिटल तकनीकों का उपयोग करते हैं। चैलेंजेस यही है। मोबाइल यूजर भी वह हम लोग ने बढ़ाए हैं, अच्छे तरह से बढ़ाया, लेकिन अभी भी उसमें इंटरनेट का प्रयोग जो है सीमित है। तो ये चैलेंजेस है। वित्तीय क्षमता की कमी सबसे बड़ी समस्या देश में अगर देखा जाए कि कम आय, इसलिए सरकार जो है हमेशा से ये प्रयास कर रही है अभी कुछ वर्षों से, और खास करके कि किसान की आय को कैसे दोगुना किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ऐड किया जाए उसकी कमाई में कैसे। तो एआई आधारित समाधान जो है ना उसे सक्षम बना सकता है। लघु जोत, छोटे जोत, किसान अगर सब कुछ हो फिर भी लेकिन उसका क्या छोटी जोत है, मतलब उसका टोटल रेवेन्यू ही देखोगे तो वो कम होगा, क्योंकि जोत ही छोटा है, 1 से 1.5 एकड़, यही मैक्सिमम किसान है हमारे यहाँ। तो उसमें टोटल जो रेवेन्यू आ रहा है वही कम है, तो उसके पास जो इन्वेस्ट करने के लिए जो रेवेन्यू आएगी वो कम होगा। तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी, नई आइडिया में इन्वेस्ट करना उसके लिए क्या एक लिमिटेशन बन के उभरती है। कि भारत के 85% किसान लघु किसान और औसतन एक किसान के पास केवल वही 1.08 हेक्टेयर है। निवेश की कमी, तो निवेश की कमी हम लोग समझ सकते हैं कि आय की कमी है, लघु जोत है, तो इसके लिए उसका लिमिटेशंस हैं उसके, तो उससे समस्या है। उसका जोखिम की धारणा, तो ये रिस्क फैक्टर किसी भी बिजनेस, देखिए एआई को कृषि क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? एटीट्यूड का भी, और एटीट्यूड जो है ये मायने रखता है, इसलिए मायने रखता है कि कोई सी भी काम करने आप जा रहे हो तो किस मानसिकता से जा रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव होकर। अगर पॉजिटिव मानसिकता से जा रहे हो तो जिसमें क्या है कि आशावादी होना भी, रिस्क लेने की कैपेसिटी, ये सब हम लोग कहाँ हम लोगों ने सुना है, ये सब गुण इंटरप्रेन्योरशिप में, कि इंटरप्रेन्योर कैसा होना चाहिए, कि आशावादी होना चाहिए, पॉजिटिव आइडिया के साथ वो चले, और उसके बाद क्या रिस्क लेने की क्षमता भी रखे। तो ये सब, जबकि कृषि में ऐसा जस्ट इसका उल्टा पाया जाता है, कृषि में इस तरह के एटीट्यूड कम देखे जाते हैं। उसके परंपरागत रीजन है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये जो जोखिम की धारणा है वो कम है। तकनीक को लागू करने से पहले उसका विश्वसनीयता जांचने के लिए संस्थागत तंत्र बहुत सीमित है। तो इसमें किसे आना चाहिए? इसे सरकार को आना चाहिए इसमें आगे। लेकिन क्या संस्थागत जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो उसकी जो भूमिका है वो थोड़ा कम है। तो यही कारण है। चलिए अभी दूसरे रिपोर्ट पे आ जाते हैं। सेम दूसरा आर्टिकल आज का, कि किसके लिए? लघु व्यवसायों से संबंधित है, एआई के साथ लघु व्यवसाय। चुनौतियां हम लोग यहाँ पे इस आर्टिकल में बेसिकली यही देखेंगे कि लघु व्यवसाय, मतलब ये रिपोर्ट में नाम है इसका स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, एसएमईज के लिए एआई। तो अभी हमने एग्रीकल्चर के लिए पढ़ा, अब ये एसएमईज के लिए, ठीक है। यही लिखा हुआ लघु व्यवसायों का रूपांतरण भारत के एसएमईज के लिए एक एआई प्लेबुक, ये इसका नाम है। ये शीर्षक से पुस्तिका जारी की गई है। तो इस आर्टिकल में हम लोग यही देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे एआई उसको दूर कर सकता है। कुल मिलाकर यही है कि, और ये जो रोड मैप है इसके बारे में थोड़ा बताया गया, जो हमने पहले ही बता दिया है क्या, कि ये रणनीतिक रोड मैप प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भारत के लघु और मध्यम के लिए कृषि बुद्धिमत्ता को सुलभ बनाकर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुलभ बनाकर उनकी उत्पादकता, ऋण तक पहुंच और बाजार से विस्तार से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करता है। तो एक क्रक्स के तौर पर अगर हम समझेंगे कि एक व्यवसायी के तौर पे, छोटे व्यवसायी के तौर पे जो सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है, कि सबसे बड़ी चैलेंजेस यही है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी, कि उसके प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू है, कितनी अच्छा प्रोडक्ट है जिससे वो मार्केट में अन्य जो प्रोडक्ट की तुलना में कितना कंपीट कर पाएगा। तो उस उत्पादकता इसी से आंकी जाएगी एक।
दूसरा कि वो जो व्यवसायी है उसके पास फंडिंग कितना है। तो फंडिंग का मेन सोर्स क्या है? फंडिंग का मेन सोर्स जो है संस्थागत या गैर संस्थागत ऋण की उपलब्धता। मतलब संस्थागत मतलब बैंक्स जो है या एनबीएफसीज हैं, इस तरह से जो ऋण की उपलब्धता कितनी आसानी से हो रही है या नहीं हो रही है। और तीसरा क्या? बाजार, अल्टीमेटली वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जो बाजार तंत्र है पूरा। ये 3 फैक्टर हैं महत्वपूर्ण रूप से, और यही तीनों फैक्टर पे हमारा यहाँ छोटे व्यवसायी जो है ना चैलेंजेस फेस करते हैं, ये हमें पता है। तो एआई इन्हीं के एक सॉल्यूशन के रूप में, एआई सॉल्यूशन के रूप में आ रहा है। हमने सुना है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देता हूं कि अभी जैसे हमने एआई का प्रयोग करके बहुत सारे वीडियो बनाए गए। कौन से वीडियो? प्रमोशनल वीडियो। जैसे दिवाली है अभी, ये पिछले साल ही ये दिखाई है। एक बड़ा एक्टर कोई है, सुपरस्टार, उसे कौन हायर कर सकता है? एक बड़ी कंपनी। लेकिन क्या देखा गया, एआई का प्रयोग करके एक बड़ा अच्छा प्रयोग था कि वो छोटे दुकानदार भी उसको यूज कर रहे हैं। ऐड एक ही बनाया गया एक जगह, लेकिन उसे वो अपने दुकान के नाम, अपने दुकान के एड्रेस के साथ वही ऐड चल रहा है उनके शहर में। तो ये एआई का कमाल था ये। तो इससे क्या है, इस तरह के सॉल्यूशन से क्या हुआ कि वो जो छोटा दुकानदार था, छोटा व्यवसायी था, उसके लिए भी प्रचार का माध्यम मिल गया, तो ज्यादा वो लोगों तक पहुंच पाएगा। तो इस तरह से चीजें हो सकती हैं। तो यही है। तो यहां भी हमने इम्पैक्ट एआई देखा, तो सेम यही इम्पैक्ट एआई का प्रयोग जो फ्रेमवर्क है यहां भी यूज किया जाएगा। तो यही पूरा का पूरा क्रक्स है। हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला, समग्र चुनौतियां क्या है कि परिचालन और आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता, ये चीजें हैं कि लघु विनिर्माताओं को उद्यमों की तुलना में कच्चे माल की लागत, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? कच्चे माल की लागत। जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है सामान बनाने के लिए, उसकी लागत अधिक होती है। क्यों? यहां भी वही समस्या कि कहां से लिया जाए, कहां सस्ता है, जो पूरा का पूरा डेटा है उनके पास नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो समस्या। उसके बाद लॉजिस्टिक लागत का 20% अधिक करना पड़ता है। ये सारी चैलेंजेस कहां? ये एआई का उपयोग, एकीकृत खरीद और आपूर्तिकर्ता निगरानी, मांग संबंधी जानकारी के आधार पर इन्वेंट्री को समायोजित करना। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो एक जगह सब कुछ ला देते हैं, खरीदार को भी और विक्रेता को भी। तो ये कच्चे माल के संदर्भ में भी हो सकता है, तो इसी को ये बोला जा रहा है ये। और लॉजिस्टिक को बेहतर समायोजन, आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण आदि। ठीक है। गुणवत्ता, क्वालिटी से संबंधित क्या है? हाई डिफेक्ट रेट से परिचालन संबंधी व्यवधान और अनुपालन संबंधी जोखिम, जो कॉम्प्लायंस से संबंधित समस्याएं हैं, जो जोखिम है, रिस्क है, उसको कम करना। तो उससे संबंधित जो समस्या है यहाँ पे क्या? एकीकृत रखरखाव, गुणवत्ता नियंत्रण, मानदंडों की निगरानी और उनको बेहतर बनाना। कि जैसे कैसे क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसमें एआई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है ये, तो इसको कैसे मैच करेंगे कि हमारे पास ये गाइडलाइंस है या रूल्स है और इससे मैच करना है एवरी प्रोडक्ट, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, और उसमें जितने भी आइटम हैं, तो उसमें एआई काफी आपकी मदद कर सकता है। वहनीयता, ऊर्जा की उच्च खपत, अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन, जल की अत्यधिक उपयोग की लागत। मतलब क्या? जो ऑप्टिमम यूज है, यूटिलाइजेशन है, यहाँ भी एआई का यूज हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में एआई का यूज करके वो सारा चीज दिखाता है। हमने अपने घरों में भी देखा है कि जो आरओ वगैरह आती हैं आजकल, स्मार्ट आरओ, तो उसमें मीटर लगा होता है कि कितना आपने लिया, ये इस तरह के डिजिटल मीटर, वो सब एआई ड्रिवन है कि पूरा उसके पास डेटा है। तो इस सबसे जो है ना, इस तरह की जो खपत संबंधी समस्याएं हैं और जिससे जो रिस्क बढ़ रहा है बिजनेस में, वो कम, कि बिजली कितनी खर्च हो रही है, कितनी होनी चाहिए, कितना बचत कर सकते हैं, तो ये सारा चीज। तो ऊर्जा का दक्ष उपयोग, पूर्वानुमान आधारित जानकारी के साथ अपशिष्ट संसाधन का प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके संदर्भ में। वित्तीय दक्षता, एसएमई कंपनियों को पूंजीगत लागत कितना 12 से 14% होती है, जो भारतीय उद्यमों की पूंजीगत लागत कितना 8 से 10% की तुलना में अधिक है ऑब्वियसली। तो पूंजीगत लागत अधिक है। क्यों? क्योंकि इन्हें ऋण जो है महंगा मिल रहा है। किसके तुलना में? जो बड़ी इंडस्ट्री हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऋण देने के लिए जो ऋण दाता है, मैंने बताया बैंक्स या एनबीएफसी, उन्हें भी लग रहा है जोखिम है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी डेटा नहीं है। तो अगर पूरा का पूरा ये पोर्टल अगर विकसित हो जाएगा तो ऋण देने वाले के लिए सुलभ होगा और ऋण लेने वाले के लिए भी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ना आसान होगा। एकीकृत वित्तीय पूर्वानुमान वगैरह कि इसे अगर ऋण दिया जाए तो कितना रिस्क है,
तो यही तो रिस्क एनालिसिस करता है। आप कोई भी छोटा लोन लेने के लिए जाओ, यही तो किया जाता है कि आपके स्कोर देखा जाता है आपके फिनेंशियल स्तर पे। वर्चुअल प्रोटोटाइपिंग, सिमुलेशन टूल्स का उच्च लागत, रियल टाइम डिजाइन सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब कि वैसा प्रोटोटाइप तैयार करना जो आपने प्रोडक्ट बनाया है या जो प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, और वो उसका उसको रन करके देखना कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये प्रोडक्ट। तो उसके लिए क्या एआई के संदर्भ में कार्यबल और प्रतिभा, तो बेसिकली स्किलिंग से संबंधित है। तो भूमिका कौशल के मध्य का निर्धारण, क्रॉस एप्लीकेशन, एडेप्टिव लर्निंग। तो ये पूरा का पूरा एआई का प्रयोग हमने देखा, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है मंत्रालय के द्वारा। तो आगे आने वाले समय में देश में एआई के एप्लीकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना थी। चले, आर्टिकल 3 क्या है हमारा? वैश्विक वन संसाधन आकलन। वैश्विक विश्व स्तर पे वन संसाधन, वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो जैसे वन संसाधन आए तो सबसे पहले हम लोग एकदम नोट कर लेना है कि वन क्या है? खाद्य संसाधन। क्यों? कि बहुत सारे फल, फूल, औषधि ये देता है हमें। उसके बाद क्या? लकड़ी, जलावन, ये चीजें। उसके बाद क्या? कार्बन कैप्चर। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी हमने पर्यावरण में पढ़ा है कि इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, जिसमें से ये सब हम लोग बात कर रहे हैं। और कार्बन कैप्चर के साथ साथ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी, मतलब जल चक्र जिससे वर्षा होती है। वाष्पीकरण अधिक होगा, जिन क्षेत्रों में हमने देखा है वन अधिक है वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण से जो है वर्षा नियंत्रित रहेगा। और जहाँ भी हमने पुराने वनों को, प्राकृतिक वनों को काट दिया, वहाँ पे वर्षा जो है प्रभावित हुई और तापमान भी बढ़ा। ठीक है, और अन्य जो पर्यावरणीय घटनाएं जो घटित हो रही हैं देख रहे हैं। तो इसलिए वन जो है संसाधन जो है भारत के साथ साथ विश्व स्तर पे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा निकाला गया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, FAO के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, तो यही चीजें लिखी गई है। तो वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट का नाम ही ध्यान रख लें, किसने निकाला है ये ध्यान रख लें। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट किसने निकाला है। उसके बाद क्या ये कहाँ निकाला गया? कि प्रत्येक 5 वर्षों में निकाला जाता है कि बाली में जो ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव हो रहा था उसके प्लेनरी के दौरान इसे प्रकाशित किया गया है। और क्या है? ये GFOI जो जिसकी बात की जा रही है, ये ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन इनिशिएटिव, इसके बारे में ये क्या है? ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ऑन अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण से क्या चीजें चल रही हैं, किस तरह से चल रही हैं पर्यावरण संरक्षण, उससे जुड़ा हुआ इनिशिएटिव है। और ये नेटवर्क ऐसा है कि इसमें सरकार भी है, जो एकेडमिशियन हैं वो भी हैं, NGO हैं, और सिविल सोसाइटी के लोग हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। भारत इसका सदस्य है, ये ध्यान रख कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो किसने निकाला था, कहाँ निकाला गया है, और कहाँ जहाँ निकाला गया उस संस्था के बारे में हमने बता दिया। चलिए आगे, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है? सबसे पहले तो विस्तार ही देखेंगे। वन क्षेत्र का विस्तार कितना है? 4.14 बिलियन हेक्टेयर। पूरे वैश्विक क्षेत्र का कितना है? 32%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भारत में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके तहत जो है भारत में कितना होना चाहिए? 33%। और है कितना भारत में? 25.17% जो है कुल है। कुल मतलब क्या? फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर मिलाकर है ये ध्यान रख करेंगे, ये है यहाँ पे। तो ये आंकड़ा भारत के बारे में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है भारत की, वो मैंने बता दिया, तो उससे जोड़कर ये देख लेंगे। क्लियर है? अब चलिए आते हैं इस पे कि पूरे विश्व में कितना है? 32%। और लगभग आधे वन कहाँ है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा, यही है 23 डिग्री ऊपर से 23.5 डिग्री ऊपर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इसके बीच में ये है। कितना प्रतिशत? आधे वन लगभग। उसके बाद क्या? जो बोरियल वन है, समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का स्थान आता है। चलिए, यूरोप में सर्वाधिक है। ये सब जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं आपको मेंस आंसर राइटिंग में मदद कर सकते हैं। तो जो मेन है डेटा ये और ये। ठीक है, भारत में वन का विस्तार आ गया। यूरोप में वन सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं जो विश्व के कुल वन क्षेत्र का 25% है। चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसमें समझने लायक बहुत कुछ नहीं है। हाँ, फैक्ट्स ये ध्यान रखेंगे। जो मेन फैक्ट है कि भारत में कितना है, विश्व में कितना है, तो वो
कंपेयर करने के लिए या कंपेयर करते हुए स्टेटमेंट दिया जा सकता है आपके प्रीलिम्स में। ठीक, भारत में वन विस्तार ये आ ही गया कि भारत का स्थान कितना है कि वैश्विक स्तर पर कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत एक स्थान ऊपर आकर, मतलब भारत में सुधार हुआ है, ध्यान रहे, 9वें स्थान पे पहुंच गया है एक। और इस प्रकार वैश्विक वन क्षेत्र का 2% यहाँ मौजूद है। और हमने देख ही लिया कि कितना परसेंट है हमारे यहाँ। और रबर बागान, एक अलग से एक जानकारी है कि रबर बागान के मामले में भारत में 5वें स्थान पे है। रबर का उत्पादन कहाँ होता है, कौन से राष्ट्रों में, कौन से राज्यों में होता है भारत में, ये आपके लिए होमवर्क है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। चलिए, रिपोर्ट के मुख्य बिंदु और भी देखेंगे कि वनों की कटाई और विस्तार। हमने देखा कि एक प्रमुख संसाधन है के रूप में है, जिसमें डिफरेंट हमने यूज देखा उसका। तो 2015 और 25 के दौरान क्या है, वनों की कटाई धीमी हुई है। ये कितना हो गया, 10.9 मिलियन हेक्टेयर, मतलब सुधार हो रहे हैं यहाँ पे। ये सब पॉजिटिव बातें हैं, जो कि कितना 2000 के दशक में, 90 से 2000 के दशक में 17.6 मिलियन टन था। तो ये निगेटिव हुआ है। प्राकृतिक पुनर्बहाली, मतलब प्राकृतिक रूप से जो है वन फिर से जो है ना रीस्टोर हो गए, उनकी पुनर्बहाली हो गई है। 90% से अधिक वन प्राकृतिक रूप से पुनर्बहाल हो रहे हैं। मतलब क्या, जो सरकारों के द्वारा भी, अंतर सरकारी संगठनों के द्वारा भी जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके द्वारा कुछ जो है ऑटोमेटिक भी। कार्बन स्टॉक क्या है कि ये भी बढ़ा है, ये भी पॉजिटिव है। क्या है, वनों में मौजूद कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है, 714 गीगाटन तक पहुंच गया है। इसमें सर्वाधिक कार्बन स्टॉक मृदा में मौजूद है। कार्बन स्टॉक कितना, मतलब जो कार्बन जो अवशोषित करता है वन क्षेत्र। तो ये हमने पहले ही देखा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम करता है वन क्षेत्र। सबसे बड़ा कौन है, समुद्र भी करता है और वन भी करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन स्टॉक मृदा में मौजूद है। इसके बाद जीवित बायोमास, सूखी पत्तियां आदि, मृत वृक्षों की लकड़ी इत्यादि स्थान आता है। ये सब चीजें हैं, सबसे पहले मिट्टी, उसके बाद जीवित बायोमास, मतलब जो हरे पेड़ वगैरह हैं। उसका मुख्य समस्या क्या है, मुख्य समस्या ये है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौजूद वनों के समक्ष आग लगना। ये हमने देखा अमेजन रेन फॉरेस्ट में भी आग लगने की घटना। एक बहुत बड़े क्षेत्र में आप देखोगे, आप लिखोगे जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में फायर, तो आप देखोगे बहुत बड़े क्षेत्र में जो है ना आग लगी हुई है वहां पे। जो उसका खास करके जो सवाना वाला हिस्सा है, मतलब सवाना के तरफ वाला हिस्सा, मतलब उसके उत्तर और दक्षिणी दोनों छोरों पे जो सवाना, जो घास के मैदान है, हमने ये देखा, पढ़ा है ज्योग्राफी में। और मैदान का नाम क्या है ये आप लोग देखेंगे। तो वहां से क्या है, आग लग रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और मानवीय आर्थिक गतिविधियों के कारण, नगरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है ना भी डिफरेंट एक्टिविटीज जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो ये देख रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं हम लोग देख रहे हैं आजकल, मुख्य समस्या है। जबकि कीट रोग और खराब मौसम ये भी प्रभावित कर रहे हैं, शीतोष्ण एवं बोरियल क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अब क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर, तो जो शीत क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध या जो समशीतोष्ण कटिबंध है, तो अगर वहाँ 1.5 डिग्री सेल्सियस या 1.4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सूक्ष्म जीव या कीटों की एक्टिविटी भी बढ़ने की संभावना, पर्याप्त संभावना है। तो ग्लोबल वार्मिंग के एक खतरनाक जो दुष्प्रभाव हैं, उसमें से कीट के दुष्प्रभाव के रूप में भी देखा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, यही दुनिया के विश्व स्तर पे जो ऋण प्रबंधन से संबंधित ये न्यूज आर्टिकल है कि दुनिया में, मतलब ये राष्ट्रों के लिए मैं बोल रहा हूं कि दुनिया में ऋण को देना, ऋण को लेने की जो व्यवस्था चल रही है, कैसे उसे उचित बनाया जाए, अधिक से अधिक आसान बनाया जाए, और उसका जो लाभ हो अधिकतर गरीब और विकासशील राष्ट्रों को अधिक से अधिक मिल पाए, जिससे कि वो उस ऋण का प्रयोग कहाँ कर पाए, अपने विकास में कर पाए, विकास सुनिश्चित कर पाए, और उसके आधार पे वो एसडीजी से संबंधित, मतलब सतत विकास से संबंधित गतिविधियों में पैसा खर्च कर पाए, या मानवीय विकास से संबंधित गतिविधियों में खर्च कर पाए, जैसे एजुकेशन में, भूखमरी से संबंधित जो उनकी गतिविधियां हैं वहां खर्च कर पाए, डेवलपमेंट से संबंधित गतिविधियों में खर्च कर पाए। इस तरह से जो पॉजिटिव जो काम वो कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंध में काम कर पाए, तो इसके लिए आवश्यक जो ऋण लिया जाना चाहिए, इस व्यवस्था को कैसे सुलभ बनाया जाए, ये पूरा का पूरा क्रक्स यही है। तो क्या है, सेविल्ला फोरम ऑन डेट। तो सेविल्ला पहले मैंने बता दिया स्पेन में है, का एक शहर है। सेविल्ला फोरम ऑन डेट लॉन्च किया गया। यह फोरम संयुक्त राष्ट्र अंकटाड, ये
संस्था का नाम सुना ही है, अंकटाड के 16वें सत्र में किया गया, लॉन्च किया गया है। तो अंकटाड, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में व्याप्त ऋण संकट से निपटना है। उद्देश्य समझ लिया हमने। अब अंकटाड का नाम आया है, उसी के 16वें सत्र में से लॉन्च किया गया है। तो उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, काफी पुराना संगठन है, इंपॉर्टेंट है खास करके विकासशील राष्ट्रों के लिए। तो यही है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यही है ना, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और किसके लिए? विकासशील राष्ट्रों को। इसका उद्देश्य ये यही है, चलो लिख देता हूं मैं, ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और बेसिकली उद्देश्य यही होता है कि विकासशील राष्ट्रों को मदद किया जाए, विकासशील राष्ट्रों को, और कैसे वो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विश्व व्यापार है, उसका लाभ ले पाए। यही अंकटाड का बेसिक उद्देश्य है, अधिक से अधिक लाभ लेके अपना विकास कर पाए। तो अंकटाड भी हमने समझ लिया, उसके 16वें सत्र में स्पेन में हुआ, और सेविला फोरम ऑन डेट। ठीक है, चलिए, क्या है इसका नेतृत्व? जाहिर सी बात है स्पेन कर रहा है। अंकटाड और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग का समर्थन किया जा रहा है, इसके द्वारा ये जारी किया जा रहा है। और ये फोरम क्या करेगा? जो सेविला फोरम की बात की जा रही है, क्या करेगा? ऋण संधारणीयता, वही ऐसे ऋण जो टिकाऊ हों, जो उनके विकास में काम आए, प्रबंधन और नवोन्मेषी समाधानों पर सभी हितधारकों, ऋणदाताओं, उधारकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और शैक्षणिक समुदायों को एक मंच पे लाएगा। तभी तो सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी, और तभी तो नई व्यवस्था का निर्माण हो पाएगा। पुरानी व्यवस्था में जो कमियां थी दूर किया जा सकेगा। कि अभी भी आप मानो, आप विकासशील राष्ट्रों को आज भी जब इतनी बातें हो गई हैं कि पर्यावरणीय रूप से खतरे में हैं, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव वहां पे अधिक हैं विकासशील राष्ट्रों पे, गरीब राष्ट्रों पे, फिर भी गैप है उनकी फंडिंग में, एक बहुत बड़ा गैप है। हम आगे देखेंगे इसे। तो इस दृष्टि से जो है ना, उनके पास क्या ऋण होने चाहिए, पर्याप्त ऋण, इस प्रकार के ऋण जो इस प्रकार के विकास में, और एक टिकाऊ व्यवस्था, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो खर्च कर पाए, और जो एसडीजी का गोल है उसको प्राप्त करने के लिए काम कर पाए। कुल मिलाकर यही है। तो ये क्या है? ये फोरम, इसी की बात मैं कर रहा था, जो 2-3 महीने पहले हमने न्यूज़ टुडे में भी डिस्कस किया है, कि यह फोरम 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, FFD4, ध्यान रखिए, ये भी स्पेन में ही हुआ था, यही सेविला में हुआ था। FFD4 का एक प्रमुख परिणाम है। इसी में हम लोगों ने ये व्यवस्था, जो ये ऋण वाली व्यवस्था है, इसको उचित बनाने के लिए, इसको फेयर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए बात की थी। और इसके अन्य तीन परिणाम ये भी हैं कि FFD4 में ये बात की गई थी, जिसका सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का हिस्सा है। वहां यही किया गया था, सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, कि आगे ये काम किए जाने हैं। तो एक महत्वपूर्ण काम हम लोग आज देख रहे हैं। तो इसमें अन्य 3 काम भी ये हैं कि डेट स्वैप्स फॉर डेवलपमेंट हब, डेट फॉर डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम, डेट पॉज क्लॉज, मतलब कभी जरूरत पड़े तो रोकने वाली स्थिति, स्वैप करना मतलब एक्सचेंज करना, कैसे आसान किया जा सके, मतलब पूरा का पूरा जो ऋण सिस्टम है उसे आसान बनाना। अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये पहल क्या, वही सेविला प्रतिबद्धता जो आई थी को पूरा बनाएगी, और उसका उद्देश्य वही था, विकासशील देशों द्वारा एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में क्या जो गैप है हर साल सामना की, जो गैप है, जो अभी हमने बताया कि $4 ट्रिलियन की कमी है अभी भी, तो उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? इस गैप को ऋण से, तो उसे सुलभ करवाने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो वही चीजें यहाँ की जा रही है। 2015 के बाद पहली बार है जब अलग अलग देशों ने मिलकर विकास के लिए वित्तीय सहयोग के साझा फ्रेमवर्क स्वीकार किया है। मतलब ये नया डेवलपमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली एसडीजी से जोड़कर इसे हम लोग देखेंगे, और ओवरऑल डेवलपमेंट भी विकासशील राष्ट्रों के लिए है। ऑब्वियसली विकासशील राष्ट्रों में अगर समृद्धि आएगी तो वो खर्च कहाँ करेंगे? अपने एजुकेशन पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने हेल्थ पे, और ये सब, यही सब तो चीजें तो एसडीजी में है। और उसके बाद कहाँ खर्च करेंगे? अपनी पर्यावरणीय सुरक्षा में, हवा साफ करने के लिए, पानी साफ करने के लिए, जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के दृष्टिकोण से, क्योंकि सारी चीजों के लिए फंडिंग की आवश्यक होती है जो कंटिन्यू चलती रहे। चलिए
ऋण संकट की समस्या क्या है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण कितना है देश में, क्यों हम लोग ये सब बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण जो सरकारें लेती हैं, सिंपल वो है 2024 में 102 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। आप समझो भारत का आज कितना हो गया, 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर हमारी पूरी की पूरी जीडीपी है। 2030 तक हम लोग 7.30 ट्रिलियन डॉलर जाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये कितना है, 102। इसमें से विकासशील राष्ट्र कितना ले रहे हैं, ने ले रखा है 31 ट्रिलियन डॉलर। 102 में से 31, तो लगभग मतलब 30% आप मान लो इसे, इतना है। तो विकासशील राष्ट्रों पे इतना बोझ है ऋण का, और क्या उसका प्रभाव वहां की जो गतिविधियां, जो विकासात्मक गतिविधियां जो सरकार के द्वारा की जाती है, क्या उस पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा अगर ये ऋण बढ़ता ही चला जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा आप समझ लें कि अगर इसको कम कर दिया जाए, अच्छा कर दिया जाए, उचित कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए, तो क्या उन सरकारों के द्वारा जो किए जाने वाली गतिविधियां हैं वो पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगी, इसका लाभ होगा। अब विकासशील देश वार्षिक ऋण भुगतान पे 1.4 ट्रिलियन, आप देखो कितनी बड़ी मुद्रा है ये, कितना बड़ा पैसा है ये। मतलब जो ये अब इतना पैसा लिया तो अब उसका इंटरेस्ट तो देना ही होगा ना। तो ये एक बड़ा फंड जो कहां खर्च किया जाना था, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, और आप कहां दे रहे हो, ऋण के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए। तो इससे ना आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ना कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये चीजें हो रही है। तो ये बोझ जो है अंततः किस पे जाएगा, उस अर्थव्यवस्था पे, उस देश की अर्थव्यवस्था पे। तो यही चीज आगे दिया गया है कि 3.4 बिलियन डॉलर से अधिक लोग ऐसे राष्ट्रों में रहते हैं जहां क्या है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च जितना किया जाता है उसकी तुलना में अधिक खर्च कहां किया जाता है, ऋण भुगतान पे अधिक खर्च किया जाता है, क्योंकि ऋण का बोझ ही इतना ज्यादा है। तो ये समस्या है, ठीक है। तो इस आधार पे इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। ये भी एआई और एआई जनरेटेड जो कंटेंट है आजकल हम लोग काफी मात्रा में देख रहे हैं, उसके संदर्भ में है। क्या है संदर्भ ये है एआई जनरेटेड कंटेंट का विनियमन, रेगुलेशन, उसके संदर्भ में जो कानूनी पक्ष है, उसके संदर्भ में जो डेवलपमेंट है, कुछ बदलाव किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। एआई के कंटेंट के संदर्भ में अभी संशोधन क्यों किया गया, संदर्भ ये है कि हमने देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है डिफरेंट टाइप के कंटेंट आते हैं, चाहे फोटोग्राफ्स हो या वीडियोस हो, जो कि सही तरीके से भी प्रयोग किया जा रहा है और उसे दुर्भावना से भी प्रयोग किया जा रहा है। मतलब फोटोशॉप करके, मतलब किसी व्यक्ति के चेहरे पे किसी और अन्य व्यक्ति का चेहरा लगाकर, इस तरह की घटना बड़ी आम हो चुकी है। तो ये दुर्भावना से भी किया जा रहा है और इसे फेक न्यूज फैलाना या इसके संदर्भ में और कुछ विभिन्न समुदायों के बीच में जो है ना दुराव पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है भविष्य में। तो इसके आयाम काफी बड़े हैं। ये मैंने एक सीमित रूप में आपको ये बताया कि इसके दुरुपयोग भी काफी बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। तो इसके लिए स्पष्ट रूप से जो है ना मापदंड जो प्रावधान है होने चाहिए और उसे और कठिन बनाया जाना चाहिए, जिससे कि सिस्टम जो है ना चेक कर पाए ऐसे कंटेंट को, एआई से बनाए गए कंटेंट को। तो वही है, संदर्भ यही था कि हुआ ये कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है वो एआई जनरेटेड कंटेंट को विनियमित करने के लिए किसमें संशोधन किया गया है कि जो आईटी लॉ है 2021। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा जो हमारा जो साइबर स्पेस है, जो पूरा का पूरा साइबर स्पेस है, उसे कौन करता है, रेगुलेट, यही आईटी लॉ 2021। कोई भी कंटेंट आप उस पर अपलोड कर रहे हो, किसी भी प्रकार के कंटेंट हो सकते हैं, चाहे फोटो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हो, ये सारी चीजें आज एआई क्रिएट कर सकता है। इमेज क्रिएट कर सकता है, वीडियो किया जा सकता है, फोटोशॉप किया जा सकता है, कोई कंटेंट में बदलाव किए जा सकते हैं और उसे फिर पोस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना एआई कर रहा है, तो इसलिए इसमें संशोधन करना आवश्यक लगा और सरकार ने किया। और क्या मंत्रालय के अंतर्गत क्या सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021, तो ये क्या है, मध्यवर्ती दिशा निर्देश में भी संशोधन प्रस्तावित किए हैं।
तो डिजिटल मीडिया मध्यवर्ती मतलब क्या, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, नाम हमें पता ही है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी जो चीजें हैं काफी पॉपुलर हैं। तो ये सब जो है इंटरमीडियरी के रूप में काम करते हैं। तो इसके संदर्भ में जो दिशा निर्देश और आचार संहिता कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, तो ये जो लॉ है ये भी लॉ, तो दो लॉ की बात मैंने किया, आईटी नियम 2000 रूल 2021 और ये वाला जो इंटरमीडियरीज के लिए है। तो ये चीजें इसमें संशोधन की बात की गई है। और क्या इसको अधिकार कौन देता है, तो जो बेसिक लॉ है वो क्या है, आईटी एक्ट 2000 आया है, जो पूरे के पूरे जो आईटी जो डोमेन है उसे रेगुलेट करने के लिए अपनाया जाता है। मतलब उसमें परिभाषाएं हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए जो प्रावधान है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो संशोधन पे एक नजर देख लेते हैं। क्या है कि जो आर्टिफिशियली जनरेटेड कंटेंट है उस पे क्या है, जैसे डीप फेक, ये सबसे बड़ा है कि वीडियो में कोई और था, उसके जगह पे किसी और का चेहरा लगा दिया। सामान्य तौर पे आज हम लोग कहाँ देख रहे हैं, जो चर्चित चेहरे हैं, राजनेता, अभिनेता, उनका चेहरा लगा के, और वो अश्लील भी हो वीडियो भी हो सकता है, प्रयोग किया जा रहा है। तो काफी पॉपुलर हुए बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसा डीप फेक या एआई जनरेटेड कंटेंट के रूप में जाना जाता है को परिभाषित करना। सबसे पहले तो डेफिनेशन ही चाहिए ना, तो कि ये एआई जनरेटेड है, तो इसके लिए क्या, ये कंटेंट या सूचना होती है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करके कृत्रिम रूप से एल्गोरिदम द्वारा निर्मित, सृजित, मॉडिफाइड, और तो सबसे पहले डिफाइंड ही किया जाए कि ये एआई है या ये नॉर्मल है। एक दूसरा अनिवार्य घोषणा कि अगर आपने एआई जनरेटेड कुछ पिक्चर बनाया है या इमेज बनाया है तो आपको क्या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। देखा है ना हमने डिस्क्लेमर, डिफरेंट कंटेंट में, फिल्मों के आगे भी आता है, वीडियो के आगे भी आते हैं कि ये किया जाए, तो वो क्या है, आपके कानूनी ढांचे को दिखाता है, कानून के अनुरूप है वो। तो उसी प्रकार से कि कोई व्यक्ति यदि एआई जनरेटेड कंटेंट या मॉडिफाइड कंटेंट अपलोड करता है, मतलब किसी जो जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको एआई के द्वारा आपने मॉडिफाई किया है, तो आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आपने ये इसमें एआई यूज किया गया है। उसके बाद ये इंटरमीडियरीज के लिए भी ये दायित्व जो है दिया गया है, मतलब इनके दायित्व का विस्तार किया गया कि आपका दायित्व ये सिर्फ नहीं है कि आप कंटेंट को अपलोड करना, बल्कि क्या कि अपलोड किया गया कंटेंट क्या है, कृत्रिम रूप से जनरेटेड है या नहीं, ये आप अपने उपयोगकर्ता को से मांगो। जो बहुत सारे टिक करने के लिए आते हैं अपलोड करने के लिए, तो उसमें ये भी एक टिक मार्क करने के लिए आए जो कि आपका प्लेटफॉर्म ही पूछे आपसे कि एआई जनरेटेड है या एआई जनरेटेड नहीं है। तो अगर अगर उपयोगकर्ता गलत जानकारी देता है तो आगे भविष्य में अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये जिम्मेदारी दी गई है इंटरमीडिएट्स को। प्रस्तावित संशोधन की आवश्यकता क्यों है, तो हमने कुछ देखे ही कि विभिन्न प्रकार से विभिन्न क्षेत्र में सबसे पहले क्या, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिम, वही कि फेक न्यूज हो सकता है, कुछ दो कम्युनिटी के बीच में जो है कन्फ्यूजन को बढ़ाने के लिए, संदेह को बढ़ाने के लिए, दुर्भावना को बढ़ाने के लिए ऐसे न्यूज वीडियो सर्कुलेट किए जा सकते हैं। डीप फेक वीडियो, राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा दुष्प्रचार फैलाना, आतंकवादी समूह में लोगों को जोड़ने आदि में जो ब्रेन वॉश करने के लिए बनाए जा सकते हैं। एक गलत सूचना का प्रसार किया जा सकता है, फेक न्यूज हमने देखा है, और मतलब झूठी धारणाओं को फैलाने के लिए, ये हर दृष्टिकोण से आप देख सकते हो। देश की एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से तो देख ही सकते हैं, और खास करके हमारा कुछ अगर गलत एजेंडा है, मान लिया जाए कुछ गलत एजेंडा, मतलब क्या, जैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट के विरुद्ध, मतलब अंधविश्वास को बढ़ाना या फैलाना, कुछ ऐसा कुछ है, तो वो भी हम लोग इसे सर्कुलेट कर सकते हैं इस प्रकार के वीडियो से कि मैं चमत्कार कर रहा हूँ, इस तरह की चीजें। तो ये भी एआई के थ्रू किया जा सकता है, डीपफेक वीडियो बनाकर, बड़ा आसान है ये। तो ये सब चीजें हम लोग देख सकते हैं। चुनाव में जो जो कैंडिडेट है वो अपने वोटरों पे असर डालने के लिए वो भी ऐसा कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो व्यापक हैं। महिलाओं पे इसका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्यों, क्योंकि अश्लीलता का प्रभाव, अश्लीलता का प्रयोग ज्यादा है। ये डीप फेक का मैंने यही बताया कि डीप फेक का जो मूल है ये, इसमें अश्लीलता ज्यादा फैलाई जा रही है। आप देखोगे सोशल मीडिया बड़ा आम हो चुका है ये, और इसका शिकार कौन हो रही है, महिलाएं सबसे अधिक हो रही है। क्यों, क्योंकि वही फोटोशॉप करके वीडियो इमेज चेंज कर देना, वीडियो चेंज कर देना, नॉर्मल वीडियो है वो से चेंज कर देना, तो ये चीजें हैं।
तो गैर सहमति वाले अश्लील कंटेंट या फोटो बनाने के उत्पीड़न और घटनाएं, और ये दिखाकर उल्टा क्या, रैंसम या उत्पीड़न आगे भविष्य में, मतलब ब्लैकमेल करने जैसी स्थिति, ऐसे डिफरेंट केसेस आ चुके हैं। तो ये चीजें खतरनाक है। प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, रेपुटेशन, वही मैंने बताया कि नेता अभिनेता के वीडियो को सर्कुलेट करके चुनाव के दौरान उसका माहौल खराब किया जा सकता है, या उसके रेपुटेशन, अगर वो अभिनेता है तो उसके रेपुटेशन पे असर डाला जा सकता है। कोई आम व्यक्ति भी है तो उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो रेपुटेशन, धोखाधड़ी या छद्मरूपन की इम्पर्सोनेशन, मतलब क्या, आपका कोई जानने वाला व्यक्ति है, उसका इमेज लगा के, उसके वीडियो लगा के, उसकी आवाज में, और आपसे जो है ठगी जो आजकल हो रही है कि आपके कोई सगे, कोई रिलेटिव्स के आवाज में, आवाज चेंज करके, वीडियो मॉड्यूलेशन भी, ऑडियो मॉड्यूलेशन भी चीजें हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से चीजें भी की जा रही हैं। तो उससे क्या है, पहचान की चोरी बोलते हैं, वित्तीय घोटाला, सोशल इंजीनियरिंग हम लोग पे संभव बनाता है। तो डीप फेक फिशिंग बोला जाता है। फिशिंग क्या है, वही मोबाइल से जो आजकल धोखाधड़ी हो रही है, फिशिंग की घटना जो हो रही है, तो उसे डीप फेक फिशिंग, उसमें भी एक एक्सट्रीम केस आ गया कि डीप फेक करके, कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन है ये, क्या वो जो ठग लोग हैं या ये सही वीडियो है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो या ऑडियो जो आपके सामने आ रही है। तो संबंधित सुर्खियां क्या है, सुर्खियां यही है कि ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए भी नियमों को सख्त किया गया है। पहले क्या होता था, ये पक्ष तो मैंने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि समस्या क्या थी, क्या संशोधन किए गए। इसमें एक और चीजें हैं कि मान लिया जाए किसी पे ऑब्जेक्शन पहले आ जाता था, किसी के वीडियो या कंटेंट पे, तो उसे हटाने की जो प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूं। तो हटाने की प्रक्रिया कौन करेगा, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सरकार में जो विभिन्न प्रकार के एजेंसियों में, तो उसमें क्या था, पहले जो नीचे के लेवल के जो अधिकारी थे, जो नीचे के जो लेवल के अधिकारी थे, उनके पास भी अधिकार था। तो यही बताया गया, कनिष्ठ अधिकारी, कभी कभी अनुभाग अधिकारी या उप निदेशक जैसे पदाधिकारी भी जो है विस्तृत कानूनी कारण बताए बिना कंटेंट को हटाने की मांग। तो इसमें इसका दुरुपयोग भी हो रहा था ना, इसका मतलब इसे क्या आप देख सकते हो कि डराने या धमकाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता था प्रशासन के द्वारा भी। तो इस जगह भी जो है ना, इसे ठीक किया जा रहा है कि इसे जो एक लेवल के ऊपर ही ये राइट होगा कि जहां से जो ये अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि केंद्रीय मंत्रालय में संयुक्त सचिव, ऊपर के पदाधिकारी, उससे ऊपर के पदाधिकारियों, राज्य में क्या उनके समकक्षों, और पुलिस बलों में उप महानिरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारियों तक ही सीमित कर दी गई है। मतलब निचले अधिकारियों के पास ये अधिकार नहीं है, जिससे क्या प्रॉपर रीजन बताया जा सके, क्योंकि ये एक्सप्रेशन का माध्यम भी तो है। एक पक्ष तो हमने देखा कि एक पक्ष देखा कि उससे क्या है, फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी तो है कि उसे न्यूज दिया जा रहा है। तो कोई इस कानून का दुरुपयोग ना करे और इसका गलत यूज ना हो, तो इसके भी प्रावधान किए गए। चलिए नेक्स्ट जो अंतिम आर्टिकल है हमारा, वो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, मतलब दुनिया में जो आपदा से बचने के लिए, आपदा के पूर्वानुमान की जो व्यवस्था है पूरे दुनिया में, उस व्यवस्था को और विस्तार देना और उस व्यवस्था को और फुल प्रूफ बनाना, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान आसान हो सके, रियल टाइम हो सके। और अगर सूचनाएं अगर पहले आपदा में अगर सूचना अगर पहले मिल जाए कि ये आपदा होने वाली है, तो इससे बहुत बड़े नुकसान को कम किया जा सकता है। इससे संबंधित आंकड़े हमारे पास हैं और लॉजिकली भी है कि आपदा में हम लोगों ने देखा है 3 चरण है, आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है। अगर इन सब चीजों, अगर इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उसमें अगर पूर्व सूचना मिल जाएगी, तो हम अपनी तैयारियों को प्रभावी बना सकते हैं, जिससे रिस्क कम हो जाए। और जैसे सडन होने वाली, जैसे भूस्खलन, भूकंप, हालांकि इनका जो है पूर्वानुमान करना अभी भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मॉनिटरिंग से ये संभव है, जितना भी संभव है, अगर उसकी सूचना मिल जाती है, जैसे सुनामी ही अगर सूचना मिल जाती है, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी को बचाया जा सकता है, बहुत बड़े दुर्घटनाओं को बचाया जा सकता है। तो उसी के संदर्भ में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, कांग्रेस अभी हुआ, WMO का कांग्रेस हुआ है ये, ठीक है, अर्ली वार्निंग फॉर
ऑल के तेजी से कार्यान्वयन का आह्वान किया। मतलब ये WMO की जो कांग्रेस हुई है, सेशन समझ सकते हैं आप, उसमें ये अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, पूरे दुनिया में इसका प्रसार किया जाना चाहिए, मतलब इन डेटा का, इस पूरी की पूरी व्यवस्था का, जिससे कि उसका लाभ उठा सकें। मैंने किस संदर्भ में लाभ मैंने बता दिया कि आपदा का पहले कैसे सूचना मिलने से क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसका शीर्षक क्या है? अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल इन फोकस हैजर्ड मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्टिंग। वही घटना का मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्टिंग, कि घटना ये होने वाली है, अब इसका फॉरकास्ट भी करना, सब जगह सूचना फैलाना कि नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। तो रिपोर्ट ध्यान कर लें आप, किसने निकाला है ये ध्यान कर लीजिए आप। यह रिपोर्ट पता लगाने, मतलब घटना का पता लगाने, निगरानी, पूर्वानुमान क्षमताओं में हुई प्रगति को ट्रैक करती है। वही ठीक है। अब रिपोर्ट में क्या है? बुनियादी पूर्वानुमान क्षमताओं में कमियों, मतलब अभी जो वर्तमान में जो गैप है उसको कम करना। उसके बाद के ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ये एकदम ध्यान रख लेंगे, ये सब सारी चीजें आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये WMO के अंतर्गत ही व्यवस्था है, ठीक है। ये विश्व मौसम संगठन, विज्ञान संगठन के अंतर्गत ही व्यवस्था क्या है? ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। मतलब क्या? ग्लोबल लेवल पे क्या है कि ऑब्जर्वेशन सेंटर्स होते हैं जो कि आपदाओं को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब इनके बीच में अगर प्रॉपर प्रॉपर सूचना का आदान प्रदान अगर होगा तो विश्व में शायद कोई भी हताहत नहीं होगा। मतलब उनके पास प्रॉपर सूचना मिल पाएगी, पहुंच पाएगी, जिससे वो आपदा के संदर्भ में तैयारी कर पाएंगे। आपदा के दौरान वो अपने जो कम्युनिटी है, जो प्रभावित होने वाली कम्युनिटी है, उसके रिस्क को कम कर पाएंगे, उसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उस जगह से। यही है ना इसका मतलब ये। तो इसमें जो कमियां हैं, जो ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, सबसे पहले याद कर लेंगे, ये यही काम करता है, शेयरिंग का काम करता है, डेटा शेयर का। किसके संदर्भ में? ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में। तो इन सब के साथ जो कम अनुपालन है, समस्या यहाँ क्या है? अनुपालन कम है, तो इस पे भी काम करना। और उपग्रह डेटा, मतलब क्या, अभी भी हम लोग क्या सरफेस आधार पे जो जो स्टेशंस हैं उस पे अभी आश्रित हैं, जबकि स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो चुका है। तो उपग्रह डेटा का सीमित उपयोग किए जा रहे हैं। तो ये सब जो चैलेंजेस है, उसमें जो रिपोर्ट में यही सब चीजों पे काम करेगा। तो उल्लेख किया गया है कि ये सारी चीजें चैलेंजेस हैं अर्ली वार्निंग फॉर ऑल के लिए। तो उद्देश्य देख लेते हैं। 2027 के अंत तक जीवन रक्षक बहु आपदा EWS की मदद से सभी देशों में खतरनाक मौसमी घटनाओं, जलीय विपदाओं अथवा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न आपदाओं में रक्षा करना। डिफरेंट टाइप की आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं भी हैं और जलवायु परिवर्तन ने जिन्हें आगे बढ़ा दिया है, ट्रिगर कर दिया है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है, उसके प्रभाव को बढ़ा दिया है। जैसे लैंडस्लाइड की घटना आप देख लो, भारत में ही बढ़ रही है। आप चक्रवातों की घटना देख लो, आप वो बढ़ रही है। तो अगर क्या उसकी प्रॉपर निगरानी की गई, उसके बाद फॉरकास्टिंग की व्यवस्था अच्छी है, तो ये चीजें क्या, उससे होने वाले रिस्क को कम किया जा सकता है। तो यही पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि तैयारी पे काम किया जाना चाहिए और रिस्क को कम करने पे काम किया जाना चाहिए। दो पक्ष काफी महत्वपूर्ण है किसी भी महत्वपूर्ण आपदा के दृष्टिकोण से। और खास करके जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं बढ़ रही हैं, चक्रवात हो गए, सुनामी हो गया, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो फॉरेस्ट फायर हो गए, जो 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 हॉट वेव की घटना हो गई, तो इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, उनके समाधान के लिए दृष्टिकोण से आरंभ कब हुआ? 2022 में UNFCCC के COP27 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा। तो COP27 का कब हुआ था? UNFCCC का कहाँ हुआ था? ये 2022 में शर्म एल शेख में, इजिप्ट में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 28 दुबई में और 29 बाकू में, है ना, ठीक है, अजरबैजान के बाकू में। संगठन कौन है? संयुक्त रूप से नेतृत्व में WMO, UNDDR और ITU और IFRC करते हैं, ठीक है। आप सबके लिए ये क्या है, होमवर्क है। कौन कौन से संस्थाएं, काफी बार ये चर्चा किए जा चुके हैं। शुरू में 30 उच्च जोखिम वाले देशों पर केंद्रित था, अब इसका विस्तार 100 से अधिक प्रतिभागी राष्ट्रों पे हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, 100 से अधिक प्रतिभागी राष्ट्र हैं। EW फॉर ऑल, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली क्या है, EWS के बारे में बताया गया है कि दरअसल संकट की निगरानी, पूर्वानुमान, आपदा जोखिम मूल्यांकन, संचार तैयारी प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली है, इंटीग्रेटेड, सब एक ही जगह मिलेगा कि निगरानी, पूर्वानुमान, आपदा जोखिम मूल्यांकन
ये सारा चीजें आपदा प्रबंधन से संबंधित है। तो आपदा प्रबंधन से डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं सब एक ही सिस्टम में अवेलेबल है, जिससे क्या होगा, रिस्क को कम कर पाएंगे, जो प्रभावित कम्युनिटी है उसे समय रहते हम लोग वहां से निकाल सकते हैं, और इसके बाद आपदा के पश्चात जो उनका जो क्या है, उनको रिस्टोर करना, उनको रिहेबिलिटेट करने में जो आसानी होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ईडब्ल्यूएस की आवश्यकता क्यों है कि 24 घंटों के भीतर प्रारंभिक चेतावनी जारी की जाती है। यदि तो क्या है, जो ये डेटा के रूप में जो मैंने बात अभी बताई वही सब चीजें डेटा के रूप में, कि अगर कोई घटना में 24 घंटों के भीतर ही अगर प्रारंभिक चेतावनी जारी कर दी गई तो 30% तक कम किया जा सकता है नुकसान को, 30% तक। उसके बाद क्या, जिन देशों में बहुविविधता प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का अभाव होता है उन देशों में क्या, आपदा के कारण होने वाली जो मृत्यु दर है 6 गुना अधिक होता है। ऑब्वियसली समझ सकते हैं चीजों को। चरम मौसमी घटनाओं से होने वाली जो आर्थिक क्षति जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ रहा है। 1970 के बाद वैश्विक स्तर पर 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है। तो ये चीजें और बढ़ेंगी, तो इसलिए हमें इस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना होगा। और किसी ये एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये वैश्विक समस्या है, इसलिए विश्व स्तर पे इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। जब हम लोग ये बात करें तो भारत में भी ऐसा कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सचेत। मैं यहाँ पे आपके होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, ये सिस्टम हमने सुना है सचेत। और ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, ये सेम यही सारी चीजें बताता है। ये इंटीग्रेटेड पहल है ये सचेत। ठीक है, चलिए हाँ देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट ये है कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल बहुविधता प्रारंभिक चेतावनी के 4 स्तंभ। 4 स्तंभ क्या क्या हो सकते हैं, पहले भी हम लोग इन कुछ चीजों को देखिए, हम लोग जो है ना यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि आपदा जोखिम ज्ञान। सबसे पहले तो आपदा जोखिम का नॉलेज ही होना चाहिए कि क्या खतरा है, सुविधता और उनकी विकसित हो रही रुझानों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए डेटा एकत्र करना है सबके संदर्भ में, कि ये जो स्थान है इसमें कौन कौन सी आपदाएं आ सकती हैं, कौन वल्नरेबल है, जो सबसे संवेदनशील है, कमजोर है, और क्या जो आगे उससे संबंधित जो पक्ष हैं। तो इस सबके संदर्भ में आपके पास क्या डेटा होना चाहिए। एक नेतृत्व कौन करेगा, चलो मैंने बता ही दिया इसे, UNDRR, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। अभी यही संस्था थी ना इसे बनाने वाला। पता लगाना, पर्यवेक्षण, निगरानी, विश्लेषण और पूर्वानुमान, ये सारी चीजें। विपदा की निगरानी करना, पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं की परिचालन क्षमता विकसित करना और उसे बनाए रखना, ये WMO नेतृत्व करेगा। चेतावनी का प्रसार और संचार, मतलब चेतावनी सब कुछ तो पता चल गया, तो अब क्या, जो आप चेतावनी होगी, जो सूचना है जिसे पहुंचाना है, फोरकास्ट करना है, तो उसे क्या प्रसार और प्रचार अधिक से अधिक लोगों तक, वो कौन करेगा, ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो ये सारी चीजें काम ये करता है कम्युनिकेशन के लिए। और तैयारी और प्रतिक्रियाएं क्षमता, ये बेसिकली कौन करेगा, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ। तो इस तरह से देख सकते हैं अलग अलग जो संस्थाएं हैं जो अपने काम की एक्सपर्ट हैं, वो सब ये अलग अलग पिलर्स पे काम करेंगे, स्तंभों पे काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इसको भारत के साथ भी जब के संदर्भ में भी देखा जा सकता है, और जब इससे संदर्भ में जो मेंस के प्रश्न आए तो उसमें इसका रेफरेंस लिख सकते हैं। अब यहां से हम लोग अन्य सुर्खियां, शॉर्ट न्यूज देखते हैं। पहला क्या है हमारे पास, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। क्या है, हम लोग खपत बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ इसके मूल्य को लेकर काफी राजनीति भी होती है। क्यों, क्योंकि हर घर में इसकी खपत है। तो और जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा क्या आयातित होता है। ठीक है, खाद्य तेल का 57% जरूरत आयात किया जाता है, और विश्व का लगभग 5 से 6% का योगदान हम लोग तिलहन उत्पादन में देते हैं। ठीक है, तो हुआ कि ये है, चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वनस्पति तेल उत्पादन और उपलब्धता विनियमन आदेश 2011 संशोधन किया गया। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक, हम लोग उद्देश्य समझ गए, इतना बड़े पैमाने पर खपत है और उसका मैक्सिमम हिस्सा हम लोग बाहर से ला रहे हैं, तो उसको तेल का उत्पादन और उपलब्धता से संबंध में रेगुलेशन में, जो रेगुलेशन है क्या देख लेंगे, संशोधन किया है। ये क्यों किया गया, इसके जो मुख्य पॉइंट क्या है कि जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है खाद्य तेल से संबंधित, सबके बारे में, उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण आदि से जुड़े सभी हितधारकों को सबसे पहले रजिस्टर करना आवश्यक है।
क्या आप रजिस्टर करवाओ, तभी तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी कि क्वालिटी कैसे कंट्रोल है या नहीं है। उसके बाद क्या, जो आपको पूरा डिटेल देना होगा कि आपको कितना प्रोडक्शन करते हो, कितना आप बच जाता है, ये सारी चीजें मतलब स्टॉक का। और एक ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया डेडिकेटेड, उस पर आपको रजिस्टर करना है तो डेटा आ जाएगा हमारे पास। और क्या, खाद्य तेल क्षेत्र के बारे में ये सारी चीजें यही है। तो उत्पादन के खाद्य वनस्पति तेल के बाजार में दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के बाद चौथे स्थान पे हम लोग हैं। तो ये कुछ चीजें थी खाद्य तेल के संदर्भ में। चलिए, टेपुएका, कसावा भी बोलते हैं इसको, साबूदाना इसी से बनता है। हाँ, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, अभी चर्चा में क्यों है कि इंपॉर्टेंट ये हो गया कि फसलों में कीट नियंत्रण के लिए ततैया, समझते हैं, छोटा कीट जो है के उपयोग पे सफल रहा। मतलब एक अध्ययन में बताया गया कि टेपुएका की फसलों में जो ततैया का उपयोग सफल रहा है, मतलब जिससे क्या उसका रक्षा किया जा सकेगा। इसमें एक छोटे परजीवी ततैये का उपयोग किया गया। ये कैसावा मिलीबग, जो मेन जो समस्या इससे है, मिलीबग, कैसावा मिलीबग नामक हानिकारक कीट पर हमला करता है। मतलब एक कीट बनाया गया पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव काम करेगा, और ये बड़े वाले पे हमला करेगा जो मेन थ्रेट था, यही है कैसावा मिलीबग, उसको खत्म कर देगा, जो टेपुएका का फसल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो यही है। तो दोनों का नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। या कौन सा जीव है, नाम तो थोड़ा टफ है ना, ज्यादा टफ नहीं है, कैसावा मिलीबग, ये ध्यान रख लेंगे। तो कैसावा का उपयोग कहाँ होता है कि स्टार्च वगैरह बनाने में, स्टार्च में पेपर इंडस्ट्री में स्टार्च बनाने के मतलब, ठीक है, और इस तरह से जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद क्या, खाने में जो मैंने बताया खाद्य संसाधन के दृष्टिकोण से भारत में कहाँ होता है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। और लगभग जो है 80% केरल तमिलनाडु में ही मौजूद है। और बेसिकली फसल कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय व उष्णार्द्र जलवायु में। ठीक है, और उपयोग, इसका उपयोग सूत, वस्त्र, कागज उद्योग, मैंने बताया ये, स्टार्च और साबूदाना निर्माण में। ठीक है, चलिए, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय इंपॉर्टेंट है। अभी चर्चा में इसलिए है कि ईरान ने इस पे साइन किया है, ईरान ने। ठीक है, इस अभिसमय पे, इस अभिसमय के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही अपनाया गया था और 2002 में ये प्रभावी हो गया। आतंकवाद के वित्त पोषण को अपराध घोषित करना, एक ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को जवाबदेह ठहराना, मतलब अकाउंटेबल बनाना कि जो आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहा है या किसी प्रकार के संसाधन, धन या संसाधन उपलब्ध करवा रहा है। भारत इसको रेटिफाई कर चुका है, मतलब इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, जेमेक्स 2025 ये कहाँ किया गया है, ये समुद्री चरण है, सी फेज है। जेमेक्स INS सह्याद्री ने हिस्सा लिया है इसमें। सह्याद्री शिवालिक क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है और इसमें भारत में ही निर्मित किया गया। हर 2 साल पे होता है ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है और इसमें 2 चरण होते हैं, एक तट वाला और एक सी वाला, यही। तो इसलिए ये लिखा गया समुद्री चरण है, सी फेज है ये। और भारतीय नौसेना और जापान के बीच में की नौसेना के बीच में हुआ है ये। और इस युद्धाभ्यास के 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, समुद्री चरण और बंदरगाह चरण। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट, कल हम लोग क्या दिल्ली NCR के एयर क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे थे, ये ग्लोबल एयर रिपोर्ट है। क्या है ये रिपोर्ट, हेल्थ पे प्रभावों को दिखाती है बेसिकली, कि जो एयर क्वालिटी अगर खराब होती है तो उसका हेल्थ पे क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, और काफी चौंकाने वाले और काफी खतरनाक आंकड़े हैं। इसमें भारत के भी आंकड़े देखिए। यह रिपोर्ट हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, देखिए हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन IHME और संयुक्त राज्य अमेरिका ने जारी किया है। क्या है निष्कर्ष, 2023 में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 20 लाख मौतें हुई थी, जो 2000 की तुलना में 43% की वृद्धि दर्शाता है। भारत की बात है ये वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों के लगभग 52% है। मतलब भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौत जो है काफी अधिक है और खतरनाक है। ओजोन प्रदूषण जो है ना बढ़ा है। ओजोन प्रदूषण के संपर्क में आने वाली आबादी के मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पे है। संपर्क क्या है, 75% आबादी PM 2.5 के उन स्तरों से संपर्क में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक है। और हमने कल भी डिस्कस किया था कि PM 2.5 सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो नाक के रास्ते, मतलब सांस लेने के दौरान वो अंदर फेफड़ों में जा सकता है। ठीक है, और क्या,
पॉजिटिव बात क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें क्या किया गया है, सबको जलावन की लकड़ी से जो खाना बना रहे थे उसके जगह स्थान पे गैस सिलेंडर दे दिया गया, जिससे कि कम उत्सर्जन हो, उनके फेफड़े कम खराब हो। यही होता था ना गांव में पहले। तो वही मॉडलिंग स्टडीज से पता चला है कि यस, ये जो यदि सभी पीएमयूवाई परिवारों का अनन्य रूप से एलपीजी के उपयोग वाले परिवारों में बदल दिया जाए तो हर साल 1,50,000 से अधिक मौतों को रोका जा सकता है। मतलब जो जो परिवार इसका प्रयोग कर रहे हैं उनकी वहां पे मौत कम हो गई है, जो इस कारण से हुआ करती थी पहले। तो ये पॉजिटिव बात थी। चलिए, मीथेन उत्सर्जन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें से मीथेन एक महत्वपूर्ण गैस है, और हम लोग CO2 सबसे बड़ा विलन मानते हैं क्योंकि मात्रा इसकी अधिक है। लेकिन हम लोगों ने एक टर्म सुना है कि ग्रीन हाउस पोटेंशियल, कि उसकी गर्म करने की क्षमता कितनी है। तो उसमें मीथेन की उत्सर्जन और वो पर्यावरण में कितने देर तक, कितने वर्षों तक रहता है, परसिस्टेंसी उसकी कितनी है, ये इस मामले में मीथेन जो है ना काफी अधिक है। लेकिन क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लोग कम इसलिए सुनते हैं कि इसकी मात्रा कम है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, बस ये। लेकिन पोटेंशियल बहुत अधिक है और जो कि बहुत तेजी से अब बढ़ रहा है, तो इसलिए इस पे भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो यही है कि यूएनईपी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला द्वारा प्रकाशन का 5वां संस्करण NI ऑन मीथेन फ्रॉम मेजरमेंट मोमेंट्स, ठीक है, ये जारी किया है। और इसमें यही बातें बताई गई कि जलवायु परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है मीथेन। क्यों? क्योंकि मीथेन जो है ना सिर्फ मानवीय गतिविधियों ने, प्राकृतिक रूप से भी, जैसे वेटलैंड वगैरह से ये निकलता है। और वैसे तो जो मानवीय गतिविधियां हैं कृषि सेक्टर से निकलती हैं, उसके बाद क्या पशुपालन वहां से निकलता है, क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट है जहां भी, वहां से मीथेन का उत्सर्जन होता है। और सबसे अधिक यही मीथेन उत्सर्जन लगभग 60% मानवीय गतिविधियों से ही होता है। और जो प्राकृतिक, मैंने बोला कि जो वेटलैंड्स वगैरह हैं वहां जो सबसे बड़े प्राकृतिक स्रोत होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कृषि, जीवाश्म ईंधन, लैंडफिल कचरा। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि मीथेन निम्नलिखित में से कौन मीथेन के स्रोत हैं या नहीं। यूपीएससी ऐसे पूछ सकती है कि लैंडफिल्स, कृषि या खेत दे दिया जाएगा। यूपीएससी इसी तरह से पूछती है, वेटलैंड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब स्रोत हैं। चलिए, क्वांटम इकोज एल्गोरिदम, ये भी है। मतलब जो आजकल एआई का प्रयोग और एल्गोरिदम की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसपे पूरा का पूरा लैंग्वेज मॉडल चल रहा है, उसमें क्वांटम का प्रयोग, क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रयोग। सामान्य भाषा में यही न्यूज है। यहाँ पे क्या है, गूगल की विलो क्वांटम चिप, मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित जो चिप है, ने हार्डवेयर पर वेरीफाइबल क्वांटम एडवांटेज हासिल करने वाला पहला एल्गोरिदम प्रदर्शित किया है। क्वांटम इकोज एल्गोरिदम नाम दिया गया है। मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी को अपनाकर जो पहले जो एल्गोरिदम था उसके जो रिजल्ट हैं उसमें वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर यही है, यही बात यहां कही गई कि यह एक ऐसा एल्गोरिदम है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स की तुलना में 13,000 गुना तेजी से काम करता है। तो अगर स्पीड बढ़ जाएगी, जो दुनिया का अभी तक का जो सबसे सुपर कंप्यूटर है, तो आप क्या समझोगे, जो रिजल्ट होंगे वो बढ़ जाएंगे नहीं। अगर काउंटिंग की तेजी बढ़ जाएगी तो जो इसने छोड़ भी दिया होगा, जो अभी का जो सुपर कंप्यूटर है, जो इससे छूट भी गया होगा कैलकुलेशन के दौरान या इस एल्गोरिदम के दौरान, तो उसे भी ये काउंट करेगा और फास्टली करेगा। तो रिजल्ट चेंज होंगे ना, ऑब्वियसली रिजल्ट चेंज होंगे। तो यही बात यहां पे कही जा रही है। चलिए, पटना साहिब गुरुद्वारा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, देश का और बिहार में अवस्थित और सिख संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक, जो बोला जाता है तख्त उनकी बोली जाती है। तो उन तख्तों में से एक महत्वपूर्ण तख्त, जहां पे गुरु गोविंद साहब की जो जन्म स्थान है, ठीक है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद साहब का जन्म स्थान है और तख्त की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने 18वीं शताब्दी में किया था, ठीक है। स्थापत्य कला, इसके बारे में देखेंगे तो स्थान आप देख सकते हो, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाला जो स्थान है, तो वहां पे क्या मुगल और सिख शैलियों का मिश्रण है। तो काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग भी है। हुआ ये है कि पवित्र जोड़े साहिब जो को गुरुचरण यात्रा के माध्यम से नई दिल्ली से बिहार के पटना साहब गुरुद्वारे तक ले जाया जा रहा है। ये अभी ये घटना है, तो काफी संस्कृति के दृष्टिकोण से, धार्मिक डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और जोड़े साहब गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी पत्नी माता साहिब कौर जी की पवित्र चप्पलें हैं एक्चुअली।
ठीक है, जिनकी अत्यंत श्रद्धा से पूजा की जाती है सिख संप्रदाय के अंतर्गत। तो यही घटना है, ये घटना इस कारण से ये पटना साहिब चर्चा में था। तो चलिए आज के हम लोग आज के न्यूज़ टुडे को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और जो यहाँ से हम आपने सीखा इसको आगे अप्लाई कीजिए, घर में भी रिवीजन करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।